गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, देखो डेली आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। क्यों? ताकि आप अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो। और एग्ज़ाम तो चलो जैसे भी हो जाएगा यार, लेकिन हमें सीखना भी तो है। ओके, अब ग्रेजुएट हो के आप निकल जाओगे, ग्रेजुएट आप हो जाओगे तो उस लेवल का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ो, जो भी वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं अच्छे से कोशिश की जा रही है कि अच्छे से आपको हर चीज़ समझाई जाए और आपको समझ में आ जाए। ओके, देखो ध्यान से सुनो, हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। ओके, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखो भाई, देखो यूनिट क्या था हमारा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यही था। ओके, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें हमने पिरोल पढ़ लिया, इसमें हमने फ्यूरेन भी पढ़ लिया। ओके, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है थायोफीन। आपका थर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है थायोफीन। ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें सेम पिरोल और फ्यूरेन की तरह होगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी जो आपको अलग से इसके लिए याद रखनी होगी। बाकी आप पिरोल याद करके भी सारी चीज़ें बना देंगे। समझ रहे हो ना? तो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले थायोफीन होता क्या है? थायोफीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें जो बनता कैसे है भाई? 5 मेंबर रिंग में क्या होता है उसमें? सल्फर। ओके, देखो थायोफीन हमारा हेडिंग है, इसको थोड़ा अच्छे से सुन लेना थायोफीन को, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से एक थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो इसका थोड़ा ध्यान से सुन लेना। थायोफीन, सबसे पहले थायोफीन होता क्या है? इसका स्ट्रक्चर देखो, सल्फर होता है। जब 5 मेंबर रिंग हो, हेटेरो एटम सल्फर हो, तो इस प्रकार के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम थायोफीन कहते हैं। जब 5 मेंबर रिंग हो, उसमें हेटेरो एटम क्या हो? सल्फर हो, तो इस प्रकार के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम थायोफीन कह देते हैं। ठीक है भाई, थायोफीन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये थायोफीन है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, देखो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ना, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है कि कौन कितना स्टेबल है, ठीक है? तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है थायोफीन की कितनी होती है भाई? 117 किलो जूल पर मोल, 117 किलो जूल पर मोल, ये होती है थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है? ऐसे ही फ्यूरेन की अगर मैं बात करूं तो फ्यूरेन की होती है 71.8 किलो जूल पर मोल, ये होती है फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही पिरोल की मैं बात करूंगी तो पिरोल की होती है 87.8 किलो जूल पर मोल, ये होती है पिरोल की रेजोनेंस एनर्जी 87.8, ठीक है? अब बेंजीन की याद करो भाई, बेंजीन की कितनी होती है? बेंजीन की आपको ऐसे याद रहता है 36 किलो कैलोरी, यही होती है। तो मैं सबको किलो जूल में लिख रही हूँ, तो इसको भी किलो जूल में लिख दो, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अगर मैं किलो जूल पर मोल में इसकी बात करूँ तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 151.2 किलो जूल पर मोल। तो ध्यान से मेरी बात ये सुनो कि ये इन सब की है रेजोनेंस एनर्जी, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी सिस्टम को स्टेबल करती है, क्योंकि इसी के बेस पे तो मैंने बताया था ना
कि अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, क्योंकि वहाँ अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा बनती है और अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा होगी अनुनाद ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा रिमूव होगी। और अनुनाद ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी सिस्टम को स्टेबल करती है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सी लाइन थी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं इन चारों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी क्या कहोगे? सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की आ रही है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई? बेंजीन है। ये कहोगे आप, बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर आप कहोगे मैम थायोफीन है, क्योंकि 117 है उसकी, ठीक है, उसको मैं सल्फ़र से लिख रही हूँ। फिर आप कहोगे मैम पिरोल है, तो उसे मैं नाइट्रोजन से लिख देती हूँ, और फ्यूरेन को मैं ऑक्सीजन से लिख देती हूँ। ये है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आज तक आप ये चीज़ सुनते आए हो कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे की ऑपोजिट होती है। जो जितना स्टेबल होता है उतना ही कम रिएक्टिव होता है। ये चीज़ पढ़ते आए हो ना, तो भाई चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेवल पे सोचना शुरू कर दो, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं, तो आगे जाने पर हमें कुछ नई चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, देखो, जब मैं यहाँ रिएक्टिविटी की बात करूँगी तो ऑर्डर होना तो क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन होना चाहिए था, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए था, फिर सल्फ़र होना चाहिए था, और फिर बेंजीन होना चाहिए था। यही होना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं होता। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? वो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी नाइट्रोजन की होती है, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है सल्फ़र की, और फिर होती है बेंजीन की। यहाँ जो वेरिएशन आता है इन दोनों में, वो इनकी EN की बेसिस पर आता है, जिसकी EN ज़्यादा होगी ध्यान से सुनना, रिएक्टिविटी फॉर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पर मैं रिएक्टिविटी डिसाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ESR रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, कि जब हम अनुनादित संरचनाएं बनाते हैं तो अनुनादित संरचनाओं के दौरान जो रिंग है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो जिस पर नेगेटिव जितना ज़्यादा आएगा रिंग पर, वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आ जाएगा ना, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात ये सुनो कि मेरे पास एक तो है फ्यूरेन, एक मेरे पास है पिरोल। ध्यान से सुनेंगे तो देखो भाई, जब रेजोनेंस के दौरान यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ भी आता है, ऐसे ही इसमें भी हर जगह नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो किसी अनुनादित संरचना के दौरान यहाँ नेगेटिव आया, तो इसके नेगेटिव आने के बाद देखो अनुनादित संरचनाएं तो बना ही रखी है इनकी, ठीक है। ये मैंने कोई अनुनादित संरचनाएं बना दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से रिएक्टिव कौन सा होगा, तो भाई दोनों में ही अल्फ़ा बीटा पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी जो EN है, इसकी जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा है, तो ये इस नेगेटिव को क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट नहीं करने देगा, उतनी आसानी से नहीं करने देगा, क्योंकि इसकी EN ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसकी EN तो कम है तो ये इसके जितना नहीं खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में आसानी से इलेक्ट्रोफाइल के पास चले जाते हैं और ESR रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो भाई आसानी से जो देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की कम विद्युत ऋणता की वजह से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो नाइट्रोजन है यानी जो पिरोल है उसकी रिएक्टिविटी फ्यूरेन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गए होंगे। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ओके, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आप हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। थायोफीन, थायोफीन की जनरल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले इसकी एरोमेटिसिटी, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो,
सबसे पहले ये कंपाउंड, अगर मैं एरोमेटिसिटी इसका चेक करूँ, ओके, एरोमेटिसिटी क्या होगा? एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन हमें अच्छे से पता है, हक्कल ने क्या कहा था भाई? सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड, 4n+2 को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 के लिए क्या देखते हैं हम कि कितनी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में भाग ले रहे हैं, तो इसका एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन करता है, लेकिन एक डीलोकलाइजेशन नहीं करता। जो डीलोकलाइजेशन नहीं करता वो डीलोकलाइज्ड नहीं है, वो है लोकलाइज्ड, यानी इसमें एक लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है जो डीलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो बस कितने इलेक्ट्रॉन हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, 2 इस पाई के, 2 इसके, 6 हो गए ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो 4n+2 को फॉलो करता है, तो ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब चेक करो, ईच एटम sp2, चेक करो भाई सारे एटम sp2 है या नहीं है। देखो यहाँ H है, हर जगह H है, नहीं लिखा तो इसका मतलब थोड़ी है कुछ भी नहीं है, H तो है। ठीक है, तो देखो इन जहाँ जहाँ H बनाए हैं वहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है सब में, तो जितने सिग्मा उतनी n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू इन सब के लिए 3 आएगी, तो sp2 है इन सब का sp2 है। इसको देखो, जो लोन पे रेजोनेंस करता है उसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जो नहीं करता उसको तो करेंगे ना। तो करो काउंट, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, n की वैल्यू 3, यानी ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ये प्लेनर है। ठीक है, सारे एटम sp2 है मतलब स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेनर है, सममित है। ठीक है, ओके। अब डीलोकलाइजेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है, डीलोकलाइजेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कंडीशन भी यहाँ पर फॉलो हो रही है, समझ रहे हो। अब सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए तो वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। और अगर सिर्फ ये प्रॉपर्टी फॉलो हो, बाकी सब में से कोई भी एक प्रॉपर्टी भी अगर फॉलो ना हो, तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में मैंने एरोमेटिसिटी ही बताई थी आपको। ठीक है ना। अब देखो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट था थायोफीन का। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलो ध्यान से देखते जाओ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड मैं क्या ले रही हूँ? एल्काइन से। ठीक है, एल्काइन फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन तो पता ही है भाई क्या होता है। तो एल्काइन की रिएक्शन जब H2S के साथ करवाई जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे H2O होता है ना, वैसे H2S में ले रही हूँ। ठीक है, तो जब H2S के साथ रिएक्शन यहाँ पर होती है, तो देखो जब मैंने फ्यूरेन बनाया था तो मैंने H2O से रिएक्शन करवाई थी, तो जब मैं थायोफीन बनाऊंगी तो H2S से करवा दूंगी। क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ। देखो ध्यान से, देखो जब ये यहाँ टेक करेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, एक H भागेगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ टेक करेगा तो इस पर फिर से पॉजिटिव आएगा, तो ये H भी भाग जाएगा। देखो क्या बन जाएगा भाई? CH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये सल्फर बन गया थायोफीन। ये तो होता है थायोफीन। अब मेरी बात ध्यान से ये चीज़ आप सुन लो। देखो ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है ना, तो यहाँ थोड़ा देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका H2S। ध्यान से देखो, इसने यहाँ टेक किया, यहाँ चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। देखो क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH, ये सल्फर, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो क्या करता है भाई? इस दूसरे एल्काइन पर अटैक कर देता है। और ये न्यूट्रल कैसे होता है?
इस H के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। यहाँ से H प्लस निकल गया, सुन रहे हो, देखो क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH SH CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ टेक करता है और इस H माइनस को भगा देता है। तो यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से H माइनस निकला, यानी कि H2 गैस यहाँ से बाहर होती है। जब हम क्या करवाते हैं, जब हम एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं, H2S के साथ करवाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, थायोफेन। ये थोड़ा सा सीधा सा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, देखो बन गया थायोफेन। अब देखो भाई सेकंड मेथड देखो सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। सेकंड मेथड क्या है, पोल नोर संश्लेषण, पोल नोर सिंथेसिस। देखो ये पोल नोर सिंथेसिस आपका पिरोल में भी आया था, ये फ्यूरेन में भी आया था और ये थायोफेन में भी आया है। तो देखो रिएक्शन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करना है भाई। अगर मुझे पिरोल बनाना था तो मैंने 1,4 डाइकेटोन की रिएक्शन अमोनिया से करवा दी। जब मुझे फ्यूरेन बनाना था तो मैंने P2O5 से करवा दी। जब मुझे थायोफेन बनाना होगा तो मैं P2S5 से करवा दूंगी, ठीक है। देखो 1,4 डाइकेटोन की रिएक्शन होती है, ये 1,4 डाइकेटोन है, 1 2 3 4 1,4 डाइकेटोन, 1,4 डाइकेटोन की रिएक्शन करवाई जाती है किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड या फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, P2O5 ले लो या फिर आप फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड P2S5 ले लो, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट में मिलता है थायोफेन। कैसे मिलता है वो आप मैकेनिज्म से देख सकते हो। देखो भाई मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है वो देखो कि जो P2S5 है, जो फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड है, वो सबसे पहले इन ऑक्सीजन की जगह क्या लेके आ जाता है, सल्फर, ठीक है। देखो और देखो भाई ध्यान से देखो, ये चीज़ मिलेगी क्या, बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी ना। अब क्या करेंगे, टॉटोमराइजेशन, टॉटोमेरेस में करवा दो, आती है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन हो तभी टॉटोमेरेस में होता है, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरेस में दोनों में आप करवा देंगे, ठीक है। देखो क्या बन गया, ये चीज़ बन गई है आपके पास SH, H यहाँ आ गए ना सल्फर के पास, ठीक है। ये हो गई टॉटोमेरेस में, जिसे आप कहते हो चला व्यवता हो गई, टॉटोमेरेस में हो गई। अब क्या होगा जी, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, ये सल्फर यहाँ अटैक करता है और इस SH को भगा देता है। जैसे OH अटैक कर रहा था वैसे SH करता है, यहाँ से SH नेगेटिव और ये H प्लस निकल के H2S गैस बना लेते हैं और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। देखो यहाँ भी R और यहाँ भी R, बस बन गया थायोफेन डेरिवेटिव। दिख रहा है क्या भाई, हाँ देखो ध्यान से देखो, पोल नोर सिंथेसिस, ध्यान से देखो क्या करते थे हम, पोल नोर सिंथेसिस का जो रिएजेंट है वो क्या था, 1,4 डाइकेटोन, ठीक है। जब पिरोल बनाते थे तो इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा देते थे, ठीक है। जब हम फ्यूरेन बना देते P2O5 से करवा देते थे और जब हम थायोफेन बनाएंगे तो P2S5 से करवा देंगे, समझ गए। ये हमारे पास आ गया। बस फिर हमने टॉटोमराइजेशन करवाया, थायो इनोल आपने बनाया, ठीक है, थायोल आपने बनाया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया,
थायोल बनाने के बाद हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया SH का दूसरे SH पर और H2S गैस यहाँ से बाहर हो गई। ठीक है, ये सिंपल पोलनोर सिंथेसिस था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो भाई ध्यान से। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा थर्ड रिएक्शन है हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन ध्यान से देखना। हिंसबर्ग रिएक्शन क्या होती है? हिंसबर्ग रिएक्शन में हम अल्फा डाइकीटोन लेते हैं। अल्फा डाइकीटोन बोल दो या 1,2 डाइकीटोन, 1,2 बोल दो, या इसके अल्फा पर कीटो है तो अल्फा डाइकीटोन बोल दो। ठीक है ना, तो अल्फा डाइकीटोन भी कह सकते हैं इसको या 1,2 डाइकीटोन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। देखो ये इसके लिए अल्फ़ा है और इसके लिए ये अल्फ़ा है, समझ गए ना? इसके लिए ये वाला अल्फ़ा है और इसके लिए ये वाला अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा डाइकीटोन दोनों के लिए अल्फ़ा पर कीटोन है तो डाइकीटोन, और 1,2 क्योंकि 1,2 पोजीशन पे 2 कीटोन है इसलिए 1,2 डाइकीटोन। ये दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, हमें लेना है थायो ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR, यही होता है। CH3 OCH3 बोल दो, ये सब ईथर ही होते हैं भाई, ROR। ठीक है, तो थायो ईथर क्या होता है? थायो ईथर में RO की जगह S आ जाना है और कुछ नहीं। तो देखो मैंने ये वाला थायो ईथर काम में लिया है CH2S CH2 COOET। ये मेरे लिए एक R ग्रुप का काम कर रहा है, ये भी R ग्रुप का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ROR ईथर होता है, तो RSR क्या होता है? थायो ईथर। समझ रहे हो? थायो ईथर। इनके प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन यहाँ पर करवाऊँगी तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो ये वाला मिलने वाला है। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ आप हीट भी करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस भी करवाओगे। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म देखना है इसका, हिंसबर्ग रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है देखो ध्यान से कि सबसे पहले ये जो रिएक्शन है बेस के प्रेजेंस में होती है भाई, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये आपका 1,2 डाइकीटोन है, इसकी रिएक्शन आप इस कंपाउंड से करवाने वाले हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है सबसे पहले बेस है, तो बेस क्या काम करेगा? यहाँ वाली H और यहाँ वाली H जो है वो एसिडिक H है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो विड्रॉइंग ग्रुप के पास प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही H एसिडिक है, दोनों में से कोई भी H यहाँ से निकल जाएगी। देखो ध्यान से देखना, देखो भाई देखो, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ वाली H को हटा दिया, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, H+ की फॉर्म में जाएगा ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। एक ही H को हटाया है, चलो ये वाली चली गई। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इसे इलेक्ट्रोफिलिक साइट यहाँ दिख रही है, इस कार्बोनिल का कार्बन, समझ रहे हो ना? यहाँ टेक कर देगा। देखो ध्यान से क्या बन जाएगा आपके पास ये स्पीशीज आ जाएगी क्या? CORO- और ये इस कार्बन से जुड़ गया है COOET। ये चीज़ होगी जी, ये चीज़ होगी। इसे आपने दे दिया H+, O- को दे दिया आपने H+, देते ही क्या बन गया देखो,
OH आ गया यहाँ, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ वाला H निकलता है बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। और अब नेगेटिव यहाँ आ जाता है, समझ रहे हो ना, अब नेगेटिव यहाँ आ जाता है। देखो क्या बन गया, ये COOT, ये COOT, ये भी R, ये भी R, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। देखो इतना बड़ा ना मैंने कभी बताया नहीं बच्चों को, डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन आपको अच्छे से बता रही हूँ तो आप अच्छे से समझो इस चीज़ को। क्या होगा देखो, ये यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ OH है, ये रहा सल्फर, COOT, COOT। ये वाला ध्यान से देखो जी, यहाँ O माइनस आएगा, मैं उसको H प्लस दे देती हूँ, यहीं पे OH हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। अब क्या होता है, अब हम बेसिक मीडियम ले रखा है भाई, तो बेसिक मीडियम दो फिर से देखो। अब यहाँ भी अभी एक और H बचा हुआ है और यहाँ भी एक और H बचा हुआ है, तो मैं दोनों ही H क्या करेंगे, अब इस बेस के प्रेजेंस में यहाँ से H2O को बाहर कर देंगे, H2O निकल जाएगा। देखो क्या बन गया, देखना भाई ध्यान से देखना, ये सल्फ़र था, यहाँ से दो H2O निकल गए, डबल बॉन्ड बना गए, C डबल बॉन्ड O OET, और यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OET, और ये दोनों क्या है यहाँ पर R। देखो ध्यान से, ये चीज़ होगी ना, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस। जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिड बनते हैं, ठीक है ना। तो दो ETOH, इसके साथ OH निकलेगा तो ETOH हो जाएगा ना, तो दो अल्कोहल यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमें मिलते हैं दो एसिड। यही तो होता है भाई, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं हीट। हीट करते ही CO2 गैस निकलेगी यहाँ से, दो COOH है, मैंने माना मैंने ज़्यादा हीट किया है तो दोनों ही CO2 यहाँ से बाहर हो गई है, और दोनों CO2 बाहर होते ही मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है, देख लो ध्यान से देख लो, सिंपल सा ही है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। देखो ये मैकेनिज्म है, हिंसबर्ग रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो सुन लो। ये आपके पास 1,2 डाइकीटोन था ना, तो जो बेस है वो क्या करते हैं भाई, यहाँ दो H थे ना, यहाँ भी दो H थे, तो यहाँ से सीधा इन H2O को भगा दो और इनको जोड़ दो, बस सीधा आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ जैसे ही आप दो H2O निकाल दोगे सीधा आप उस स्टेप पर आ जाओगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। बाकी होता कैसे है वो हमने पूरा अच्छे से देखा है कि सबसे पहले बेस क्या करता है, एसिडिक H को हटाता है। एसिडिक H ये वाली है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ी हुई है, निकल के यहाँ अटैक करता है, H प्लस दे देते हो, OH बना लेता है, फिर से बेस देते हो, फिर से H निकलता है, नेगेटिव आता है, दूसरे CO पे अटैक करता है, दूसरा OH आता है, सेम काम है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और मैकेनिज्म अगर कोई पूछता है तो वो भी हमें आती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इसका सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। 3 मेथड हो गए, बहुत है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो, रिएक्टिविटी की बात मैंने कर ली है, ठीक है। वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है आप उसको नहीं छोड़ोगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी बताइए, या देखो क्वेश्चन लैंग्वेज में आते हैं आपके, ऐसे आता है कि फ्यूरेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है पिरोल से,
फ्यूरेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है पिरोल से, ठीक है। आप क्या लें, सॉरी, स्टेबिलिटी पिरोल की ही ज़्यादा होती है। देखो आप, हाँ आप ऐसे लिख देते हो कि जो पिरोल है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है फ्यूरेन से। फ्यूरेन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ऑर्डर क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर थायोफिन होता है, फिर पिरोल होता है, और सबसे कम, हाँ, सबसे कम कौन होता है भाई, फ्यूरेन होता है। ये स्टेबिलिटी की बात थी। तो रिएक्टिविटी में तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन होना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, देखो आता है ऐसे। जब आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना तो लैंग्वेज में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी, सॉरी, फ्यूरेन की स्टेबिलिटी पिरोल से कम होती है, लेकिन रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किसकी, पिरोल की। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ आ जाता है यार, लैंग्वेज में कुछ भी बना देता है एग्जामिनर तो, कि पिरोल है उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों ही फ्यूरेन से ज़्यादा होती है, समझाइए। तो आपको समझाना है उसको अच्छे से कि भाई स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी, वो आप रेजोनेंस एनर्जी लिख के बताओगे कितनी क्या होती है, ठीक है। और जब आप रिएक्टिविटी की बात करोगे तो वहाँ आप ये चीज़ कहोगे कि जब अनुनादी संरचनाओं के दौरान नेगेटिव चार्ज आता है तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगा या जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर उस रिंग की होगी, ESR रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी। और ESR रिएक्शन जितने आसानी से कोई कंपाउंड देगा उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियस है ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि फ्यूरेन में जो ऑक्सीजन है उसकी EN ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पावर से खींचता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है रिंग का वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट नहीं कर पाता है और उसकी रिएक्टिविटी पिरोल से कम हो जाती है। ऐसे आप लैंग्वेज में आंसर दे देंगे, ओके। लास्ट में आएगा, मैं लिखवा दूंगी लास्ट में। अब देखो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैं सबसे पहले ESR रिएक्शन ही स्टार्ट करूंगी। ESR रिएक्शन आपको अच्छे से आती है भाई। अब तो पिरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, ये भी उन्हीं का साथी है। सबसे पहले अनुनादी संरचनाएं बनाओ इसके। सबसे पहले अनुनादी संरचनाएं देखो, ये मैं सोचना मैम ने अंदर वाले को नहीं करवाया, बाहर वाले करवा दिया यार, किसी को भी करवा दो, एक लोन पेयर होता है, बस ये ध्यान रखो। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देते ही पॉजिटिव आता है, आ जाए हमें क्या, देखो ये चीज़ आती है, रेजोनेंस वापस से करवा दो, जैसे ऑक्सीजन में करवाया था ना फ्यूरेन में, वैसे ही यहाँ होगा। और आप ये देखते हो कि रेजोनेंस के दौरान जो नेगेटिव चार्ज है वो अल्फ़ा पर भी आता है उतने ही टाइम के लिए, और उतने ही टाइम के लिए वो बीटा पर भी आता है। समझ गए ना? तो अगर अब मुझे कंपेयर करना है ना तो मैं अलग अलग पोजीशन लूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने अल्फ़ा पोजीशन लिया, अल्फ़ा पोजीशन पे मैं अटैक करवाऊँगी। सबसे पहले करवा दो भाई, इलेक्ट्रोफाइल आया, आओ भाई जुड़ो अल्फ़ा पे। क्या होगा, अल्फ़ा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बीटा पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अल्फ़ा बीटा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने ले लिए, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ। अनुनादी संरचनाएं बनाओ। ये चीज़ होती है ना, आगे का लास्ट स्टेप है वो हमें अभी नहीं देखना। ऐसे ही बीटा पे अटैक करवाओ। देखो इसके आगे रेजोनेंस नहीं, इसलिए वहीं तक बनाई है मैंने, है ना, आगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है।
अब मैंने जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको बीटा पे जोड़ा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल बीटा पे आता है मतलब यहाँ आएगा तो चार्ज ऑब्वियस है यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जिसे ये न्यूट्रल करेगा। और जब ये न्यूट्रल करेगा तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी क्या, बस इतनी ही बनती है हमारी संरचना, सिंपल। जैसा फ्यूरेन में था, जैसा पिरोल में था, वैसा ही तो यहाँ है। जैसे वहाँ अल्फ़ा पर 3 अनादि संरचनाएं थी, वैसे यहाँ पर भी 3 अनादि संरचनाएं हैं अल्फ़ा पर। जैसे वहाँ बीटा पर 2 अनादि संरचनाएं थी, वैसे यहाँ भी बीटा पर 2 है। तो भाई जितने ज़्यादा अनादि संरचनाएं उतनी ज़्यादा अनुनाद ऊर्जा, जितनी ज़्यादा अनुनाद ऊर्जा उतना ज़्यादा स्टेबल, यानी ये यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनता है, अल्फ़ा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। समझ गए ना। बस अब जितने भी आप ESR रिएक्शन करवाओगे उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अल्फ़ा वाला होगा। समझ गए ना। देखो एक एक करके पढ़ते जाएंगे वापस से वही, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएजेंट आपको पता है NO3 और H2SO4, ठीक है। अब तो आराम से रट गया होगा। बार बार मेरा रिएक्शन बताने का यही मोटिव है कि आपको ये यूनिट है ना पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी। देखो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, ये इसका रिएजेंट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या मिलता है जी, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि अनादि संरचनाओं के दौरान अल्फ़ा पर भी नेगेटिव था और बीटा पर भी नेगेटिव था, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ठीक है। और अल्फ़ा वाला मेजर है नो डाउट। तो ये तो हो गया अल्फ़ा नाइट्रोथायोफीन और ये हो गया बीटा नाइट्रोथायोफीन। या आप क्या कह सकते थे, इसको 1 और इसको 2, 1 2 3, 2 नाइट्रोथायोफीन, उसको कह सकते थे 3 नाइट्रोथायोफीन। 1 2 3 तो दे सकते थे ना। ओके चलो मैकेनिज्म पर आओ। मैकेनिज्म कैसे करेंगे इसका पता है आपको बहुत अच्छे से। सबसे पहले HNO3 की रिएक्शन होती है ना, करवा दो। इसकी रिएक्शन H2SO4 से होती है सबसे पहले। तो जो H2SO4 है आप चाहो तो लो लिख लो, H2SO4 को भी बना लो आज। ये H2SO4 है जिसका काम है H+ देना, तो ये H+ इसको देता है और H+ को जैसे ही निकालेगा कौन ले लेगा भाई, ये OH ले लेगा ना, ठीक है। और HSO4- बाहर हो जाता है, ये बाहर हो गया यहाँ से, ठीक है। देखो OH पे H आ गया, जैसे ही OH पर H आएगा आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है और ये न्यूट्रल कंपाउंड H2O बना लेता है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके। क्या बन गया जी, H2O बाहर हो गया और ये स्पीशीज़ हमारे पास आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। NO+ को कहते हैं नाइट्रोसोनियम, NO2+ को कहते हैं नाइट्रोनियम। ओके आज मैं नाइट्रोसो वाली भी करवा दूंगी। देखो वो बन गया ना, बस वो हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल है, ले आओ उसको। NO2+, करवाओ रिएक्शन। क्या होगा जी, सबसे पहले ये आ गया NO2, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अनादि संरचनाएं आपको बनानी आती है, देखो ऐसे बनाते हो ना, यह NO2, ये यहाँ पॉजिटिव, फिर से लोन पे रेजोनेंस करता है। लोन पेयर जब रेजोनेंस करता है तो आपको अच्छे से पता है भाई जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। बन गई 3 अनादि संरचनाएं। नेक्स्ट स्टेप में तो कुछ है ही नहीं, आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ पता है कि ये यहाँ वाला H जो है वो यहाँ से बाहर निकलता है H+ की फॉर्म में, क्योंकि सिस्टम स्टेबल नहीं है, उसमें एक एटम sp3 है
और sp3 है मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये H+ जैसे ही बाहर निकलता है हमें एक एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है 2-नाइट्रोथायोफीन। चूँकि इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ा और इलेक्ट्रोफाइल ही निकला, इसलिए ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? ओके, ये है ESR रिएक्शन। नाइट्रोनियम आयन जोड़ दिया, हो गया नाइट्रेशन, ठीक है। ये है नाइट्रीकरण। अब एक रिएक्शन होती है नाइट्रोसोकरण, ठीक है, वो देखो आज आप। नाइट्रोसोकरण पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं बनाते हैं पूरा। देखो क्या होता है नाइट्रोसोकरण क्या होता है, हम रिएक्शन करवाते हैं HNO2। HNO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और एसिडिक मीडियम लिया जाता है। मैंने मान लो HCl ले लिया है, ठीक है। अब आप जब रिएक्शन करवाते हो तो ध्यान से देखो होता क्या है, ये वाला चेंज हो जाएगा यहाँ। प्रोडक्ट में तो आपको NO मिल जाएगा, यहाँ NO आ जाएगा। तो 2 नाइट्रोसो और 3 नाइट्रोसो थायोफीन बोल दोगे आप, ठीक है। देखो क्या होता है HNO2, ये होता है HNO2। HCl इसको अपना H+ देता है सबसे पहले, ठीक है। HCl जब यहाँ H+ देता है तो ये ले लेता है, ले लो भाई, लेते ही पॉजिटिव आता है और यहाँ से भाग जाता है, क्या बन जाता है NO पॉजिटिव। इसे कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो बस नाइट्रोसोनियम आयन का जुड़ना नाइट्रोसोकरण कहलाता है, समझ रहे हो ना। तो बस जहाँ जहाँ NO2 है ना वहाँ वहाँ NO आ जाएगा, बस हो गया नाइट्रोसो। देखो ये भी NO। ये रिएक्शन आप पिरोल में और फ्यूरेन में भी करवा सकते हो ना, आपके कहीं दिया हुआ है नहीं लेकिन ऐसे भी होता है, इसलिए मैंने बता दिया। ये लो HNO2 वहाँ पर आप काम में लेते हो। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नाइट्रोसोनियम आयन होता है और जब HNO3 लेते हो तो बनता है नाइट्रोनियम यानी कि NO2+। समझ गए ना। तो इस तरह से आप ये वाली भी ESR रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ESR रिएक्शन कंप्लीट। सेकंड देखो, सेकंड ले लेते हैं हम, सल्फोनेशन ले लेते हैं, हेलोजिनेशन ले लेते हैं ना। हेलोजिनेशन का आपको अच्छे से पता है यार, लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है क्योंकि हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, ब्रेक नहीं होता, उसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होते, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए तो भाई पॉजिटिव होना जरूरी है ना उस पर, ठीक है। तो पॉजिटिव उसको हम बना देते हैं लुईस एसिड के साथ। कोई भी हेलोजन लेना है, कोई भी लुईस एसिड लेना है, ड्राई LCl3 काम में लिया है, क्यों लिया है आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हेलोजन। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा 2 हेलोथायोफीन या 3 हेलोथायोफीन, ठीक है। बना दो जी, मैकेनिज्म बना दो। क्या होता है सबसे पहले कि ये जो हेलोजन है वो इस लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। हमें अच्छे से पता है एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है तो ले लेगा भाई, हेलोजन से दे सकते हैं हेलोजन। 3 लोन पेयर है, देखो ये चीज़ आ जाएगी LCl3, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये लो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो बाहर क्या हो गया है X पॉजिटिव और AlCl3 X नेगेटिव, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं एल्यूमिनियम के तो नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। X पॉजिटिव, अब अगर वो Cl होता तो वो क्लोरोनियम होता, Br होता तो ब्रोमोनियम होता, आयोडीन होता तो आयोडोनियम होता, जो भी होता उसका EM लगा देते, ठीक है। बस करवा दो रिएक्शन, अटैक होगा
क्या है ये, बस देखो क्या होगा। यहाँ जैसे ही हेलोजन आएगा ऑब्वियस यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब नारी संरचना आती है हमें, क्या होगा, ये यहाँ हेलोजन, ये यहाँ रेजोनेंस, ये यहाँ पर पॉजिटिव। अब लोन पे रेजोनेंस करेगा, सब पता है हमें, पता है ना, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ आती है, मैं बार बार बता रही हूँ, क्यों, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि अब सामने तो हो नहीं, पता कुछ चलता नहीं है कि पहले समझ में आया था या नहीं, तो बार बार बता रही हूँ। देखो यहाँ तक कि यही चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र, पता है आपको अच्छे से, ओके। ये वाला H निकलता है लास्ट वाले स्टेप में, अच्छे से पता है आपको, है ना। तीसरी बार आ गई ये रिएक्शन, देखो H+ बाहर निकल गया, ये लो, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ASR रिएक्शन, हेलोजिनेशन। समझ रहे हो, इस तरह से आप हेलोजिनेशन भी करवा सकते हो। देखो रिएक्शन को ध्यान से, जो कि दोनों हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड था उसकी नेचर कैसी थी, कोवेलेंट, क्योंकि दोनों की EN में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अरे यार दोनों की EN सेम है, दोनों हेलोजन सेम है, मैंने माना है दोनों Cl2 Br2 या I2 है, तो जब EN ही सेम है तो दोनों का पावर भी सेम है, तो बॉन्ड का आप हेटेरोलाइटिक क्लीवेज नहीं कर सकते, किसी एक को पॉजिटिव या किसी एक को नेगेटिव नहीं बना सकते। और हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो मैंने क्या किया, लुईस एसिड ले लिया। अब लुईस एसिड को तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन पेयर हेलोजन से ले लेता है, जैसे ही लेता है तो हेलोजन पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम ने लिए हैं तो भाई उस पर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। बस हेलोजन लेके जाता है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा हेलोजन पॉजिटिव, यानी कि हमें हेलोनियम आयन यहाँ पर मिल जाता है। Cl है तो क्लोरोनियम बोलेंगे, Br है तो ब्रोमोनियम, और आयोडीन है तो आयोडोनियम आयन आपको मिलता है। समझ रहे हो, बस फिर ऐसे ही उससे जो भी हमारे पास हेलोनियम आयन बना उसकी रिएक्शन आप थायोफीन के साथ करवाते हो। थायोफीन से आप रिएक्शन करवाओगे, वही अल्फ़ा पे अटैक आपको करवाना है मेजर प्रोडक्ट में, क्योंकि उसकी अनादि संरचनाएँ ज़्यादा बनी थी, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। बस 3 अनादि संरचनाएँ बनी और लास्ट में आपने एरोमेटाइजेशन किया है H+ को रिमूव करके। समझ गए होंगे ना, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। ये था हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी आपको बहुत ही अच्छे से पता है, हम आदिक्य में या तो H2SO4 ले लेते हैं या फिर हम ओलियम की रिएक्शन करवा देते हैं H2O5, ठीक है, जो 2 H2SO4 के मिक्सचर से बनता है, H2O5, ठीक है ना। ओलियम का भी मैंने आपको फ्यूरेन में करवाया था, और पिरोल में मैंने आपको आदिक्य में लेके H2SO4 का करवाया था। दोनों में ही जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह SO3 बनता है, ठीक है। SO3 पर जब आप रिएक्शन करवा देते हो तो लास्ट में जो H निकलता है उस SO3 पे आके जुड़ जाता है, यानी SO3H बना लेता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ASR रिएक्शन में जब आप सल्फोनेशन करवाते हो तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। समझ रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें यहाँ पर जो आती है वो आप ध्यान से सुना करो, ओके ओके। देखो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्या करेंगे, लाइक वही सारी रिएक्शंस आ जाएंगी वापस, कुछ रिएक्शन डिफरेंट भी आएगी थायोफीन की, जो अलग होगी उनको आप अलग से अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ओके। आज के यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं।